आई एम अ प्रैक्टिशनर। मैं मतलब एकेडमिक नहीं हूँ, पढ़ाती हूँ, लेकिन जो मेरा पढ़ाने में जो मेरा जर्नी रहा है वो इसी वजह से, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ। तो जो मैंने काम प्रैक्टिस में किया उसी को मैं क्लासरूम में लेके पढ़ाने लगी। तो मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आर्ट्स के साथ, फिल्म राइटिंग और एक तरह से मल्टीमीडिया, जिसमें अलग तरह के जैसे साउंड इमेज को लेके क्रिएट करना, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उससे जो लर्निंग मेरे लिए रही है वो ये कि इसको मतलब बहुत लोग सेंचुरी से कहते आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक फिर भी ये दोहराना जरूरी है कि जो आर्ट्स का रोल है वो ये है कि वो हमें अपनी दुनिया दिखाए, अपनी दुनिया, हमारी सोसाइटी, और एक तरह से जैसे एक मिरर हो जो हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करे, ताकि उस रिफ्लेक्शन से जो चीजें हम नोटिस नहीं करते हैं उसको हम करने लगें और उसके बारे में हम सोचें। और जब हम उसके बारे में सोचने लगते हैं तो मुझे लगता है कि एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहा जाता है, कि हम उन चीजों के बारे में सोचें और एक इस तरह से सोचें कि उसमें अगर कोई चैलेंज है, कोई मुश्किल है, कोई चीज है जो बदलना चाहिए, तो उसे कैसे वो बदला चाहे। द आर्ट्स ऑल्सो आई थिंक, क्योंकि जब हम कुछ चीज बनाते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते, अपने लिए भी बनाते हैं, लेकिन हम बनाते हैं ताकि हम किसी और के साथ उसको शेयर कर पाए, एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। तो आई थिंक उसमें एक कोलैबोरेशन होता है, एंड आई फील वेरी फंडामेंटली, अगर हम ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं तो कोलैबोरेशन और एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस और एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना, जुड़ के काम करना, ये एक बहुत जरूरी चीज है। और इसमें अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, जो हमारे जैसे नहीं हैं उनके साथ हम बातचीत कैसे कर सकते हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, ये सब मुझे लगता है कि हमें आर्ट से मिलता है। बच्चों के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम शुरुआती दौर में ही ये हम शुरू करेंगे तो वो एक इंटरनलाइजेशन होता है, वो एक नजरिया बिल्ड करता है जिससे एक ओपननेस होता है। और ये जरूरी नहीं है कि हम आर्ट्स को एजुकेशन में और लाइब्रेरी में इसलिए लाएं ताकि हम सब लोग आर्टिस्ट बन जाएं, कुछ बनेंगे, लेकिन वो एक नजरिया होता है जो डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, सबको मुझे लगता है कि उससे फायदा पहुंच सकता है। सो दैट इज व्हाई आई फील दैट द प्लेस ऑफ द आर्ट्स इज रियली इम्पोर्टेंट, और इसको हमें हर तरह से पुश करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। सॉरी, ये तो कुछ आगे ही बढ़ गया, एक मिनट। अरे, ये क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आप फिर से शेयर कर दीजिए समीना जी, शायद। हाँ, मैं फिर से कर। हाँ। जी। ओके, सो एनीवे, द थिंग दैट आई वांट टू डू इज कि मैं बोलने से पहले, अपने काम को थोड़ा शेयर करने से पहले, मुझे लगा कि हम एक छोटी सी एक्सरसाइज एक साथ करते हैं। तो अब दिख रहा है स्क्रीन? जी 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 बिल्कुल। मैं अभी स्लाइड शो नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को ऐसे दिख रहा है ना, बड़ा ही है। हम्म। हाँ, तो सबसे पहले मैं चाह रही थी कि एक ये एक्सरसाइज है जो मैं बच्चों के साथ मैंने किया है हम हिंदुस्तानी में, तो मैं चाह रही थी कि आप लोग भी इसको एक बार ट्राई करें। तो ये बहुत सिंपल सा है। आप कोई 2, 3 या 4 स्पेसेस सोचिए जिसमें मतलब हम एक साथ होते हैं। तो वो घर हो सकता है, काम की जगह हो सकती है, बाजार हो सकता है, कोई सरकारी दफ्तर हो सकता है, बस स्टॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो वाजिब है, पेन ले लो, फिर 150 रुपए की लाई थी और वापस ले जाओ। अ, मुझे कुछ आवाज आ रही फिर है। कहीं घूमने जाएंगे और प्लीज प्लीज, किसी का माइक ऑन है, प्लीज देखिए। बातचीत आपके आसपास की सुनाई दे रही, प्लीज आप म्यूट तो कर दें। अगर आप कोई 3, 4 ऐसे स्पेसेस सोचें और उसके बाद हर जगह के लिए
जो भी आपने स्पेस चुना हो उसके लिए एक सेंटेंस लिखिए। जब आपको लगता है, एक एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल, जब आपको लगता है कि आपने वहां पे एक अपनापन महसूस किया है, और एक ऐसा एग्जाम्पल जब आपने अपनापन नहीं महसूस किया है। तो जैसे कि घर में अपनापन जब सब साथ मिलके खाते हैं तो होता है। अपनापन ऐसे जब आपको कभी परेशानी हो लेकिन आपसे कोई बात नहीं कर रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये आपके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। और आप कोई 3 स्पेसेस चुन लीजिए। और ऐसा करते हैं कि क्या चैट विंडो में हम करें, अनिल? जी जी समीना जी, हाँ, हाँ चैट चैट विंडो विंडो में में अगर आप इसको टाइप करके अपना जो भी एक्सपीरियंसेस है, कोई भी एक आप डाल सकते हैं। और कोई भी 3 आप डाल सकते हैं। एक लाइन जब आपने अपनापन महसूस किया, और दूसरा लाइन जब आपने अपनापन महसूस नहीं किया। एग्जैक्टली घर, दोस्त की शॉप, नानी के घर, एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन उसमें आप अगर बताएं ऐसे एग्जाम्पल्स जब आपने महसूस किया अपनापन और जब आपने नहीं महसूस किया। और मेरे ख्याल से ऐसा करेंगे, पहले आप बस ऐसे चैट में अपने एक एक सेंटेंस भी डाल सकते हैं ताकि सब पढ़ सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करता हूँ तो तब लगता है हम सब एक हैं और ये लोग मेरे अपने हैं। वेरी नाइस। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी मन में आ रहा है आप डालिए। नानी के घर जब उन्होंने मुझे आगे पढ़ने के लिए सपोर्ट किया। वेरी नाइस। और ये भी डालिए कब नहीं लगता है। जब ट्रैफिक में कोई नियम तोड़ता है और उस बाकी सबको परेशानी होती है तो वहां अलगाव महसूस होता है। वेरी नाइस। घर और बाजार में मुझे अपनापन महसूस होता है। हाँ, लेकिन क्यों महसूस होता है जसराज? कक्षा में बच्चों के साथ क्यों महसूस होता है ये बताइए। मतलब कब होता है ये महसूस? बिकॉज बच्चे तो हमेशा होते हैं। घर पर होता है क्योंकि अपनापन महसूस होता है क्योंकि सब मेरा ख्याल रखते हैं। दोस्त की शौक मुझे मोटिवेट करते हैं। ये मैं समझी नहीं, दोस्त की शॉप में। हाँ विनीत, बताइए, पुस्तकालय में जाने के बाद आपको वहां पे अपनापन महसूस क्यों होता है? किताबों की वजह से, या कोई डिस्कशन की वजह से, या लोगों की वजह से, किस वजह से? एट ऑफिस माई पीयर नेवर टेक्स केयर टू मी, अपनापन फैला हुआ लगता है। नाइस। जब मैं घर से बाहर जाती हूँ और मेरे लाइब्रेरी के बच्चे देखते ही पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, कुछ मदद की जरूरत है क्या, तब बहुत अपनापन सा महसूस होता है। सो नाइस। बाजार में जब जरूरी चीज भी जाए तो अच्छा लगता है, नहीं मिलने पर खराब लगता है। अच्छा। दोस्त मुझे मोटिवेट करते हैं अपने कार्य को लेके। ओके। मूवी हॉल में लगता है कि हम अकेले हैं, लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता। अच्छा। अच्छा। बाजार में कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है और घर में तो सबको अपनापन महसूस होता है। कक्षा में बच्चों के साथ जब वो हमारी बातों को अच्छे से नहीं समझ पाते तो अपनापन नहीं महसूस होता है। गार्डन, दैट्स नाइस। सब अपने हैं ऐसा लगता है, खुशी मिलती है। दिस इज सो नाइस के मतलब एक अपनापन होता है लोगों के साथ और एक अपनापन एक स्पेस में भी होता है। पुस्तकालय में मुझे बोलने सोचने का पूरा मौका मिलता है। ऑटो में एक बार एक आदमी ने मेरे बेटे को अच्छे से बैठने के लिए अपनी गोदी में बिठाया और उन्हें मंज पानी की बोतल ला जाएगी।
वेरी नाइस। फैक्ट्स को अनदेखा करना बुरा लगता है, मतलब जब लोग फैक्ट्स को अनदेखा कर रहे हो तो आपको अपनापन नहीं महसूस होता है, ये कहने का मतलब है आपका? यही मतलब है। हाँ, ये सारी चीजें सामने होती हैं, बट हम कोई एक कल्पना करके उसको ठीक मानते हैं और सामने जो दिख रहा है उसको अनदेखा करते हैं, है ना? देखा कर। जब हम बिजली का बिल जमा करने के लिए खड़े होते हैं तो लगता था ये सब मेरे अपने लोग हैं जिनकी सबकी स्थितियां एक ही हैं। वेरी नाइस। अब तो ऑनलाइन जमा होता है, सो दैट फीलिंग इज गॉन। दोस्तों के साथ अपनापन महसूस होता है। घर, स्कूल, मेरा गांव, जहां सब अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपनापन महसूस होता है। पूछते हैं क्यों नहीं आए। एग्जैक्टली। विद्यालय की लाइब्रेरी में बच्चे मुझे याद करते हुए इंतजार में रहते हैं, तब अच्छा लगता है। कभी कभी बच्चे ज्यादा शोर करते हैं, मेरी सुनते नहीं है, तो अपनापन महसूस नहीं होता है। वेरी नाइस। तो मैं सोचती हूँ, आई थिंक वील मूव ऑन। देयर आर सम वेरी नाइस एग्जांपल्स इन दिस। तो मैं ये चाह रही थी कि आप लोग अपना थोड़ा सा शेयर करें और फिर हम बच्चों की आवाजों में सुनते हैं कि उनको कब अपनापन महसूस होता है और कब नहीं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीजें, एक्चुअली 4 चीजें हैं, जस्टिस भी है, पर हम हिंदुस्तानी में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आजादी, बराबरी और बंधुता, उसके बारे में हमने काम किया था। तो ये जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, एक कविता है जो बच्चों ने लिखी थी, हमने जब बंधुता पे एक एक्सरसाइज किया था। माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए। लक्ष्मी नारायण जी, जी जी। शुक्रिया। सो आई जस्ट प्ले दैट। थैंक यू सो मच, आप सबके इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे इसमें। मैं इसको प्ले भी करूंगी और ये जो कविता है वो आप पढ़ भी सकते हैं, स्लाइड में है। आपको सुनाई दे रहा ना आवाज? हम सबको अपनी जिंदगी में कविता की जरूरत होती है। कितनी ही चीजें हैं जो एक कविता कर सकती है। किसी को कैसा लग रहा है वो हमें कविता महसूस करा सकती है। अनजान लोगों को जोड़ती हुई डोर बन सकती है, हमें खुश कर सकती है। कवि जॉन पियर सिमियोन ने सभी उम्र के लोगों के लिए एक चित्रकथा बुनी है जिसका नाम है दिस इज अ पोएम दैट हील्स फिश। उसमें सिमियोन लिखते हैं, कविता है शब्दों को बेतरतीब करना और देखो दुनिया नई हो जाती है। जो कविता हम आज साझा करने वाले हैं वो हमसे इस दुनिया के बारे में सोचने को कहती है, हमसे सवाल करती है कि क्या हम इस दुनिया को नया बना सकते हैं। ये कविता गोवंडी मुंबई में स्थित म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ रही एक 14 साल की बच्ची ने लिखी है। भारतीय संविधान में आश्वासित भाईचारे के मूल के बारे में वो क्या सोचती है, हमें इस कविता में देखने को मिलेगा। भाईचारे के क्या मायने होते हैं? घर, स्कूल, आस पड़ोस या देश में भाईचारा आखिर दिखता कैसा है? हम उसे कब कब महसूस करते हैं? जब हमको अपनेपन का एहसास होता है तब? या हमारी पैदाइश या हमारा पता उसको तय करते हैं? भाईचारा होता कब है? जब हम सब एकजुट हो जाते हैं तब? फिर उन हालातों का क्या जब एकजुटता मुमकिन ना हो? हमारा संविधान हमसे भाईचारे का वायदा करता है। क्या संविधान का वो वायदा आपस में भाईचारे के एहसास के लिए काफी है? मेरे लोग, वो लोग जो इंडिया में रहते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो लोग जो पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो बच्चे जो मेरे साथ क्लास में बैठते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो टीचर जो क्लास के बच्चों से गुस्से से बात करते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो फैमिली के लोग जो मेरे साथ रहते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो मामा जो फैमिली से लड़ते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं?
वो नानी के गांव के लोग जो कहते हैं नदी में पानी ज्यादा है वहां मत जाओ, क्या वो मेरे लोग हैं? वो दुकान वाले जो लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो लोग जो दुनिया के पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो लोग जो धर्म पर लड़ाई करते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? तो इस कविता में आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आपने भी महसूस किए होंगे, कुछ कुछ उससे मिलते जुलते आप लोग ने शेयर ऑलरेडी किए थे। तो मुझे इस कविता से बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो मेरा जो ये हम हिंदुस्तानी का प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं आप थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक अहम एक हिस्सा ये था कि बच्चों की आवाजों के लिए जगह बनाएं, क्योंकि बच्चों की आवाजों से हम कुछ सीख सकते हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स और नुआंस तरीके से उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो मैं सोची थी कि मैं थोड़ा सा आपको हम हिंदुस्तानी के बारे में बताती हूँ और उसके बाद हम सवाल भी ले सकते हैं उसके। I'm going to just try the full screen again. I hope it works. ओके तो ये एक मल्टीमीडिया एजुकेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है। एक वेबसाइट है जो आप ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, hum-hindustani.in। मैं शेयर कर दूंगी चैट विंडो में। उसका एक्चुअली शुरुआती जब एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उस दौर में मैंने स्टूडियोज ऑफ द लाइब्रेरी में एक छोटा सा एक्सरसाइज किया था बच्चों के साथ, जिसमें हमने एक पोइट्री राइटिंग की थी कि ये हिंदुस्तानी होने का एहसास कहाँ से आता है, क्योंकि इतनी चर्चा हो रही थी कौन हिंदुस्तानी है कौन नहीं है, उसके ऊपर इतना वो चल रहा था। तो मुझे लगा कि हम बच्चों से भी इसके बारे में बात करें। तो एक छोटी सी हमने कविता का एक्सरसाइज किया था जिसमें सिर्फ क्योंकि शब्द को लेके हमने 4-5 लाइनें डिस्कशन के बाद बच्चों ने लिखी कि किस चीज से उन्हें लगता है कि वो हिंदुस्तानी है। तो उस एक्सरसाइज से ये पूरा एक प्रोजेक्ट एक्चुअली डेवलप हुआ, वो छोटी सी एक्सरसाइज से। और इस प्रोजेक्ट का पर्पस था कि हम बच्चों के साथ ये लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के बारे में हम थोड़ा सा जुड़ें, उनके साथ उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम समझने की कोशिश करें। और वो मैं चाह रही थी, क्योंकि मैं आर्ट्स के साथ काम करती हूँ, कि जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम आर्ट्स के थ्रू एक एक्सप्रेशन में लाने का एक अपॉर्चुनिटी बनाए उनके लिए। तो इसमें मैंने पोइट्री राइटिंग और एक जैसे कोलाज टाइप ऑफ आर्टवर्क ये हमने किया। और इसके अलावा बातचीत जो काम वो करते हैं जिसमें वो एक जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको सेल्फ एक्सप्रेशन का, लेकिन उसके साथ उनसे थोड़ा मोर डिटेल में बातचीत करना, जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यूज मैं फिल्म में करती हूँ उस तरह का, ताकि वो दोनों को जुड़ के फिर हम अपनी समझ बनाए। मैंने इसके लिए 3 जगह सेलेक्ट किए थे। तीनों जगह में कुछ चीजें थी जिसका मतलब जो लॉजिक था सिलेक्शन के लिए। एक था कि ये तीनों जगहों में जो बच्चे रहते हैं किसी ना किसी तरह से थोड़ा सा एक जैसे मार्जिनलाइज्ड हैं कम्युनिटीज। और दूसरा कि वहां पे कुछ ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज हैं, एक जैसे कि एक एजुकेशन से रिलेटेड उसका कुछ काम रह चुका है थोड़ा बहुत। तो ये 3 जगह थे। एक तो शाहीन बाग, क्योंकि वहाँ जो लाइब्रेरी बनी थी बच्चों के लिए वहां पे वो काम रहा था, तो बच्चे जो वहां जाते थे उनके साथ कुछ बच्चों का मैंने एक ग्रुप बनाया था। और दूसरा था एक लाइब्रेरी गोवंडी मुंबई, जहाँ ये वाली जो कविता आपने सुनी वो वहां से आई है। और तीसरा था जो बच्चे फार्मर्स प्रोटेस्ट में जुड़े थे। तो एक्चुअली जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो उस वक्त वो लोग सब यहीं दिल्ली के बॉर्डर्स पे थे, लेकिन जब तक हम आगे बढ़ पाए वो सब वापस चले गए थे। तो फिर वहां मैंने रूरल फिरोजपुर में कुछ कुछ गांव में जाके बच्चों से मुलाकात की थी और काम किया था। तो हर जगह कोई 10-12 बच्चों का एक ग्रुप था जिनके साथ मैंने काम किया था, क्योंकि 1 साल भर का ये प्रोजेक्ट था।
और फिर उसमें से जो निकल के आया, हमने एक वेबसाइट क्रिएट करी है और उसमें सारा बच्चों का काम है, आर्ट वर्क, पोएट्री, जो कुछ मेरी समझ बनी उससे मैंने कुछ लेख लिखे हैं वो भी हमने शेयर किया, कुछ वीडियो का काम भी है। और उसके बाद आगे जाके एक ये पोएट्री पॉडकास्ट हमने बनाया, जिसका आपने एक एपिसोड और थोड़ा सा एक हिस्सा सुना है। तो वो पॉडकास्ट हर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, अमेजोन, ये सब पे भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो वो सब आपको डिटेल वी कैन शेयर, आप उसे यूज कर सकते हैं। So that was the purpose of the project. उसमें से जो लर्निंग आई वो थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगी। ये आप देखेंगे इस तरह का कोलाज का काम था। तो ये एक एक्सरसाइज हमने की थी, जो ये दो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये आजादी पे हमने एक्सरसाइज की थी। तो मैंने बच्चों से कहा था कि सबसे पहले आप इस पेपर पे आप वो रंग लगाइए जो आप आजादी से उसको जोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक में बच्चों ने, वो बच्ची ने बनाया है जो झंडे के रंग हैं, उसने वो बनाया। दूसरी बच्ची ने ये पर्पल करा क्योंकि उसको वो रंग अच्छा लगता है, तो उसने कहा कि ये दिस इज माय चॉइस, माय फ्रीडम टू चूज। तो उस वजह से उसने वो पर्पल किया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप आजादी के लिए एक कोई सिंबल चुनिए, कुछ भी हो सकता है जिसको आप देख के आपको लगता है आजादी महसूस होती है या आजादी के बारे में आपको सोचने का एक चांस मिलता है। तो अलग अलग सिंबल्स थे, बलून, किसी ने काइट, पतंग चूज किया था, क्लाउड्स, चिड़िया, हवा। तो इस वाले में आप देखेंगे जो झंडे वाला जो है, द वन ऑन द राइट, उसमें उसने चिड़िया, बलून और वो जो नीले रंग के कुछ लाइन सी स्क्विगल से हैं वो हवा है। और उसने कहा कि मैंने ये तीन चीजें इसलिए चुनी है क्योंकि ये आजादी से हर जगह जा सकती हैं। दूसरी बच्ची ने बलून चुना और बलून का गुच्छा। फिर मैंने कहा कि आप इसके बाद एक लाइन सिर्फ लिखिए कि आपने वो सिंबल क्यों चुना है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें उसने लिखा है कि आई हैव चोजन द बर्ड, बलून एंड एयर बिकॉज देयर इज freedom to learn new things, freedom to roam around freely, freedom from people who stop me from playing. तो एक तरह से जो उसका आर्टवर्क है वो हमें दर्शाता है कि क्या उसका अपना जो उसे लगता है कि जिस तरह से वो आजादी से जीना चाहती है उसकी वो पॉसिबिलिटी क्या है। और दूसरा आर्टवर्क आप अगर देखेंगे उसमें उसने लिखा है आई वांट फ्रीडम टू बर्स्ट लाइक अ बलून व्हेन फ्रेंड्स से रेसिस्ट थिंग। तो उसने बलून इसलिए चुना क्योंकि उसको लगता है कि उसके अंदर जो एक्सपीरियंस है उसका, जो, क्योंकि वो मुसलमान लड़की है, उसने इंटरव्यू में मुझे बाद में बताया कि वो एक स्कूल में, इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, लेकिन वो रहती है यहाँ अबुल फजल एनक्लेव शाहीन बाग के पास, जिस एरिया को कहा जाता है कि वो मुस्लिम घेटो है। तो सब स्कूल में उसको काफी बुलिंग उसने एक्सपीरियंस की है। उसे कहा जाता था कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम टेररिस्ट हो, स्पेशली जब ये पूरा सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। तो ये सब उसने अपने अंदर जो एक्सपीरियंस उसका रहा था वो शेयर कर नहीं पाई थी। उसने कहा कि टीचर से कहना बेकार था, उसमें अगर मैं कहती तो और मुझ पे फोकस आता, और घर पे भी उसने ज्यादा शेयर इसके बारे में बात करी नहीं क्योंकि उसे लगा वो परेशान हो जाएंगे। तो उसके अंदर ये सब था। और तब आई थिंक उसने बलून को चुना के वो जो जैसे जो सब उसके अंदर है उसको अगर मौका मिले तो आजादी का मीनिंग उसके लिए ये होता कि वो खुल के, वो फट के अपने जो अंदर है वो उसको उसके बारे में बात कर सके, शेयर कर सके। तो मुझे लगा कि ये दोनों आजादी के जो ये दो एग्जाम्पल्स हैं हमें दिखाता है एक तरह बीइंग जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से उसने आजादी को एक्सपीरियंस किया है, और दूसरा एक पॉसिबिलिटी, एक बिकमिंग, कि हम उस आजादी को किस तरह से शेप कर सकते हैं ताकि वो जिंदगी हम जी पाए जिसमें हमें एक्चुअली लगे कि हम आजाद हैं। The freedom to roam around, the freedom to learn new things, the freedom from people who stop me from playing.
एक साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल रॉजर्स, उन्होंने आर्ट साइकोथेरेपी के बारे में उन्होंने ये लिखा था कि थेरेपी में एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम अपने को बहुत गहराई से समझ पाते हैं और हम समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली हमारा पोटेंशियल क्या है, व्हाट ही कॉल द फुल पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। तो एक जैसे रिफ्लेक्टिव स्पेस मिलने से हमें वो समझ में आता है कि हमारा अपना फुल पोटेंशियल क्या है। मुझे लगता है कि दैट सेम थिंग इज पॉसिबल विद द आर्ट्स, बिकॉज द आर्ट्स क्रिएट दैट रिफ्लेक्टिव स्पेस। ये दोनों बच्चों के आर्ट वर्क के एग्जाम्पल से हमें वो दिख रहा है कि एक वो उसके बारे में सोचने का एक चांस उन्हें मिला है, एंड दैट व्हाट इज दैट पॉसिबिलिटी दैट वी वांट टू वर्क टुवर्ड्स, वो हमें इस प्रैक्टिस के दौरान समझ में आता है। शायद हमने उसके बारे में पहले सोचा ना हो, लेकिन जब हम आर्ट्स के साथ एंगेज करते हैं और हम उसमें कुछ बनाने में लगते हैं, तो हम उसको वो एक क्लैरिफिकेशन का एक प्रोसेस है वो मिलता है। और अगर हम देखते भी हैं, नॉट एज अ प्रैक्टिशनर बट इवन एज अ व्यूअर, तब भी हम एक रिफ्लेक्टिव स्पेस में जाते हैं जिसमें हमें वो पॉसिबिलिटी दिख सकती है। The one other important thing about Hum Hindustani that I feel is something that we can learn from is the idea of the everyday, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। मुझे लगता है कि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं, तो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो मेरे लिए हमेशा से एक दिलचस्प एक स्पेस रहा है। और मुझे लगता है कि वो जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम अपने आप को एक्चुअली डेवलप करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और उसी से हमें एक पॉसिबिलिटी भी निकल के मिलती है। हम हिंदुस्तानी का जो प्रोसेस रहा उसमें मुझे कुछ ये क्लैरिटी मिली कि वो किस तरह से काम करता है। ये आर्टवर्क जो आप देख रहे हैं, ये गोवंडी की एक दलित बच्ची ने बनाया है। उसमें आप अगर डिटेल में देखें तो उसने ये एक स्कूल बनाया है, और ये बच्चियां हैं जो नकाब पहन के आई हैं, और कुछ लड़के खड़े हैं जिनके हाथ में पोस्टर है कि नकाब वाले यहाँ मना है। जब मैं अपना वर्कशॉप कर रही थी तो आपको याद होगा कर्नाटका में वो चल रहा था, बहुत एक बड़ा सा वो, जब हिजाब को बैन किया गया था, तो वो सब चल रहा था, उसके बारे में बातचीत चल रही थी और मीडिया में था। लेकिन ये जो बच्ची है वो दलित है, तो मुझे लगा कि ये इसने ये वाला, ये मैंने कहा था, ये एक्सरसाइज मैंने कहा था कि आप कोई एक ऐसा एग्जाम्पल को दर्शाइए जहां आपने इनइक्वालिटी महसूस करी हो या देखी हो। तो उसने उसके लिए ये बनाया। तो मैं थोड़ा सा आई वाज नॉट क्लियर कि उसने हाउ इज इट दैट शी हैज चोजन दिस, क्योंकि उसने तो ये नहीं एक्सपीरियंस किया होगा। तो जब इंटरव्यू किया और बातचीत कर रहे थे हम, तो मैंने पूछा उससे, तो उसने मुझे बताया कि उसकी एक मतलब बहुत अच्छी दोस्त है बचपन से जो मुसलमान है, और उसकी वजह से, क्यों मैं उसके घर जाती हूँ, वो मेरे घर जाती है, हम सब चीज एक साथ करते हैं, और क्योंकि वो इतनी अच्छी दोस्त है, मैंने ये सारी बातें सुनी हैं उनके साथ। मैंने देखा है कि उनके लिए क्या क्या चीजें हैं जो मुश्किल है। तो उसने नकाब के बारे में सुना, उसने ये आजान के बैन के बारे में सुना, तो उसे लगा कि ये सारी चीजें उनके लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर देती हैं, और ये एक बराबरी का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, क्योंकि उनको चांस नहीं मिल रहा जो और लोगों को चांस मिल रहा है चूज करने का। तो मुझे लगा कि दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द एवरीडे, रोजमर्रा की जिंदगी के एक्सपीरियंस से निकल के उसकी ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। तो एवरीडे में हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस से कुछ और सोच सकते हैं, और एक ये भी पॉसिबिलिटी होता है कि ये सोचना जो हमें कहा जाता है कि हम सब एक हैं, वो हम देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो सच नहीं है। हम सब एक नहीं हैं, हम सबको हर चीज बराबरी में नहीं मिलती है। तो आई फील दैट फोकसिंग ऑन द एवरीडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग के एक्चुअली दुनिया इज हर स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है दुनिया में उसको हम एक नुआंस के साथ समझ सकते हैं।
I wanted to actually share one more project, but I'm just thinking कि उसके पहले अगर हम हिंदुस्तानी से जुड़ा हुआ अगर कुछ बातचीत हम करें और कुछ सवाल हों तो maybe we can do that. नहीं तो मैं बस सिर्फ बोलती जाऊंगी and it will be a very one way thing. Should we do that? हाँ जी शिवानी जी 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 समीना, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ मसले आपने खोले हैं, तो इन मसलों की रेंज बहुत बड़ी है, और सभी हमारे जो लाइब्रेरी प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपने क्षेत्रों में, अपने परिवेश में अलग अलग तरह की मसले, कॉम्प्लेक्सिटी इन सबके और नुआंसेस जो है वो देखते होंगे। कहीं किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी का मामला है, माल न्यूट्रिशन का मामला है, परिवारों में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इस तरह के तमाम छोटे छोटे इश्यूज हैं। तो अगर उस तरह से किसी के मन में सवाल आता है कि अभी कुछ खास मसले आपने डिस्कस किए जो आपने ट्राई आउट किए, पर हमारे साथी तमाम तरह के मसलों से दो चार होते हैं, तो अगर उनके बारे में कुछ सवाल रख सकते हैं या अपना कुछ कोई अनुभव हो पूछ सकते हैं। राइट, दैट्स। हेलो। जी बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, बोलिए। हाँ मैम, मैं शैलेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, सीएमएफ सवाई माधोपुर से। जी जी बताएं। तो जैसे अभी हमने जो आप बात कर रहे थे ना कि बच्चों की जो आपने ये कुछ ये 3 चित्र दिखाए कि मुझे इसमें ये जैसे बच्चों की, हम भी स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलों में कभी बात होती है, जैसे कोई बच्चा कम बोलता है तो जैसे कभी टीचर से बात होती है तो टीचर ऐसे बोलते हैं कि सर इनका तो परिवार ऐसा है, इसके पापा दारू पीते हैं, इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये बच्चा बहुत बदमाशी करता है, न तो यहाँ किसी दूसरे बच्चों को ये पढ़ने देता है, और बस ये पूरे दिन इधर ही ऐसे बदमाशी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम ये जैसे आपने अभी ये चित्रों के माध्यम से ये बताया, तो मेरा भी यही कहीं ये सोचना है कि जैसे हम इनकी भावनाओं को कला के माध्यम से दर्शा सकते हैं। जैसे वो अपने, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ कहते नहीं है, वो बिल्कुल शांत रहते हैं, तो वो चित्रों के माध्यम से बहुत कुछ बता सकते हैं। जब हम उन चित्रों पे बच्चों से बात करते हैं तो वो बहुत सी चीजें निकल के आती है, तो वो अपने मन से तो बता नहीं पाते, लेकिन वो चित्रों के माध्यम से वो चीजें दर्शा देते हैं जो उनके अंदर चल रही है वो बातें। वेरी गुड। जी जी, जी थैंक यू ये शैलेंद्र, थैंक यू। ये बहुत अच्छा है जी एक चीज मैं कहूंगी इससे जुड़ा हुआ कि ये बहुत जरूरी है कि हम जब हम बच्चों के साथ उनको बोले कुछ बनाने के लिए ना, तो एक थोड़ा सा जो प्रॉम्प्ट हम देते हैं वो थोड़ा सा खुला हो, ना कि बहुत एक डायरेक्टेड। तो जैसे मोको दादा एक मैं भी खा लूंगा। मैंने जब उनको कहा कि आप जैसे इनइक्वालिटी जब आपने एक्सपीरियंस खुद करी हो या आपने किसी को देखा हो, क्योंकि कुछ बच्चों में ये भी झिझक हो सकती है ना कि वो अपने बारे में नहीं बताना चाहें, तो ये बहुत जरूरी है कि जो हम प्रॉम्प्ट देना वो थोड़ा सा ओपन एंडेड हो, ब्रॉड हो, और बिकॉज आर्ट का जो एक रोल है ना वो लैटरली, एक जो लैटरल थिंकिंग है वो एक्सप्रेस करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है। तो ये आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत डायरेक्टेड नहीं होना चाहिए प्रॉम्प्ट के, थोड़ा सा खुला एक हम दें। जी जी। तो समीना हेलो नमस्ते, मैं नंदा बात कर रही हूँ। जी एक चैलेंज मेरे यहाँ भी है अभी, मतलब मैं आपके एक्सपीरियंस को जब सुन रही थी तो मैं जिस जगह पे काम करती हूँ वहाँ एक स्कूल है जहाँ तीनों तरफ दारू की फैक्ट्री है बड़ी सी। और बच्चे जो हैं वो झिझकते हैं जब मैं ये कहती हूँ या बात करती हूँ कि आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, या और कोशिश कर रही हूँ कि उनके एक्सपीरियंस को निकाल के लाऊं, लेकिन वो चैलेंज मेरे सामने अभी भी बना हुआ है क्योंकि वो काफी शर्मसार महसूस करते हैं, क्योंकि दारू की फैक्ट्री में काम करना सामाजिक, लेकिन वो ओरल इस पे चर्चा करने में अभी भी झिझकते हैं शिक्षक के सामने खास तौर से, कि वो ये जो दारू की फैक्ट्री वो बुरी है लेकिन रोजगार का एक बड़ा उम्दा साधन है उनके परिवार के लिए, जहां और एक पानी का बहुत अच्छा साधन है उनके लिए जहां पानी भी उपलब्ध नहीं था।
पर मुझे अभी भी चैलेंजेस हैं, और मैं आपके एक्सपीरियंस को सुन रही हूँ तो मुझे लगता है कि आप अगर कुछ और मदद कर सकें कि कैसे उन बच्चों के साथ थोड़ा और या बातचीत की जा सकती है और उनको इस दुविधा से निकाला जा सकता है, जो एक्सपीरियंस एक आजादी का आपने एक लड़की का रखा है। जी थैंक नो यू। सो दैट्स माय पॉइंट। वो जो मैं कह रही थी ना कि जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं वो खुला होना चाहिए। तो बिकॉज यहाँ आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक डिफिकल्ट कॉन्टेक्स्ट है बच्चों के साथ ना, जैसे टू प्रोब आई फील, एंड नॉट जस्ट बच्चों के साथ, किसी के साथ भी वो एक प्रोब करना राइट इन द बिगिनिंग आई थिंक इज नॉट द राइट थिंग। तो हमें कुछ एकदम कंप्लीटली डिफरेंट थिंग शायद करना चाहिए। जैसे कि मैं अपना एक और जो प्रोजेक्ट शेयर करूंगी उसमें आप देखेंगे मैं एक एक्सरसाइज करती हूँ, आई विश, हाँ, काश। तो कुछ इस तरह का जो एक इमेजिनरी स्पेस, इमेजिनरी पॉसिबिलिटी, उसके एक प्रॉम्प्ट से कुछ हम एवरीडे स्पेस में जा सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए और सोचिए व्हाट इज इट दैट यू विश फॉर। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दैट। आई फील कि हमें एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है बच्चों के साथ, किसी के साथ भी, बिफोर वी कैन एक्चुअली कम टू समथिंग विच इज क्वाइट पर्सनल एंड क्वाइट टारगेटेड। तो अपने बारे में सोच के हम एक्चुअली प्रॉम्प्ट्स डेवलप कर सकते हैं कि थिंक ऑफ योरसेल्फ कि मुझे किस चीज में आसानी होगी बात करने की। So maybe I talk about, the inner space in terms of just playful imagination. Space, किस तरह का जगह है, जगह के बारे में, where you're not talking actually about that context of liquor production. आप बात कर रहे हैं environment के बारे में, और उसके थ्रू आप कहें कि लेकिन आप अपने एवरीडे से जोड़ के कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। क्या है जो आपको अच्छा लगता है अपने एनवायरनमेंट में, क्या है जो आपको बदलना चाहेंगे। सो टू डू इट फ्रॉम अ स्लाइटली एक स्टेप रिमूव्ड, थोड़ा सा एक डिटैच्ड स्पेस से, तो इतना टारगेटेड नहीं। आई शेयर दैट अदर प्रोजेक्ट अभी कुछ आप लोगों के डिस्कशन के बाद, उसमें शायद जो मैं बताऊं शायद उससे आपको कुछ मिले। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील कि हम बच्चों को स्पेस दे कितना वो अपना पर्सनल एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि नहीं, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट प्रिवेसी आई फील। राइट, बिल्कुल समीना जी। हेलो। जी। हाय समीना, मुझे एक मतलब जो प्रीवियस सवाल है उसी से थोड़ा कनेक्टेड है। आपने जैसे बोला कि आपने अलग अलग सेशंस दिए, तो आपने प्रीवियसली बच्चों के साथ किस तरीके से बातें की होंगी? बिकॉज जब बच्चे इतना प्रिवेसी शेयर कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो कुछ स्टेप्स क्या हुए होंगे? बिकॉज मैं जिन बच्चों के साथ काम करती हूँ, डायरेक्टली आर्ट के फॉर्म में आना थोड़ा सा उनके लिए भी वो कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो जाता है, जिस तरीके के प्रॉम्प्ट्स मैं दे रही हूँ। तो आपने जिन बच्चों के साथ काम किया, आपके प्रीवियस स्टेप्स क्या थे छोटे छोटे, जिस वजह से अभी जो आप चीजें हमारे सामने साझा कर रहे हैं वो वहां तक पहुंच पाए? So discussion and conversation is very important. That's always the first. So for every exercise in Hindustani, every exercise was preceded by a conversation. तो जैसे आजादी वाला, we started by just talking about क्या आजादी क्या है, right? When do you feel free? When do you not feel free? और one of the things that I do, and I think many art educators also do that, इसके जो बच्चों के responses होते हैं वो हम लिखते हैं, साझा करते हैं, ताकि वो सबके लिए अवेलेबल हो। उसमें एक रेपिटेशन भी होगा, एंड यू विल सी कि वो उस रेपिटेशन से एक जैसे कॉन्फिडेंस भी आता है, बट समटाइम्स ऑल्सो यू थिंक एक दूसरे को देख के वो मिरर भी कर रहे हैं, बट आई थिंक यू हैव टू क्रिएट, अलाउ फॉर दैट, make space for that, right? So in that conversation we start by just saying कि मतलब आपने कब आजादी महसूस की, मतलब because आजादी is abstract, तो उसका मतलब क्या होता है, हम कैसे समझते हैं। तो the children will say things like, and they said कि जब हमें फोन पे वीडियो गेम खेलने की आजादी नहीं मिलती, या फास्ट फूड खाने की आजादी नहीं मिलती,
no, those types of things will also come, all kinds of things will come, और वो हम सारा एक साथ उसको हमने share किया. And then that experience, and also I think to keep it interactive, that sometimes to also allow them to ask you your experience of that same thing, right? So to keep that, because of course there is a inequality in that power relationship. आप हैं जिसके पास मतलब control सारा adult के पास है, but to be self-aware about that and to be able, you can't like it cannot be completely taken away, but to allow for some way for to engage with that inequality, you know, that power inequality, so that they also have the possibility of asking, they also have a possibility of saying no to something. So that also, you know, to be able to create that space. So I feel conversation is very, very important before you can begin that thing. फिर उसके बाद, you know, like I think in this we did, okay, this idea of symbols, like, so, you know, before you choose your own, we do a discussion about that. Okay, so people will say different things. आपने क्यों ये चुना, आपको क्यों लगता है कि वो आजादी का symbol है? You know, पानी क्यों? क्योंकि वो हर जगह बह सकता है, लेकिन कुछ जगह है जहां पर नहीं बह सकता, कहाँ नहीं है. So the conversation will grow, you know, and it has to be a little bit open-ended. And then you introduce the exercise. That has been my experience. समीना जी, जी, एक चीज मैं कहूंगी कि जो कॉन्वर्सेशन हम करते हैं, I think there are some like guiding principles, और उसके बारे में हमें मतलब वो सोचना है, like we have to be, I think, constantly aware of that. और एक तो ये है कि हम वहां जा नहीं रहे हैं बच्चों को सिखाने. That I feel is the most important thing. मुझे लगता है कि बड़ों में ये होता है एहसास कि हम जानते हैं और बच्चे नहीं जानते हैं और हमें उनको कुछ बताना है. Actually, that is, I think, the first thing that we have to throw out of the window. हम जा रहे हैं ताकि हम साथ में कुछ सीखेंगे. Because it is not, children have experience and adults have experience. हम अपने experience के बारे में कैसे सोचते हैं, ये हम actually इस process में कर रहे हैं, और उसमें हम भी सीख रहे हैं. It's not that they are learning, we are also learning. And actually, as you can see from this art exercise, I learned to think about the everyday in a certain way. So actually the children taught me that. So I feel this is a very big thing that we have to throw out of the window, कि हम नहीं जा रहे हैं उनको सिखाने, like children are a blank canvas और हमें उनमें कुछ भरना है. Because actually हम खुद सीख रहे हैं. It's not that we have all the answers. अगर हमारे पास सारे answers होते तो दुनिया का ये state ना होता जो जिसमें हम हैं अभी. सॉरी अनिल, आप कुछ कह रहे थे. जी, समीना, मैं जैसे ख्याति के सवाल को समझने की कोशिश कर रहा था कि बिफोर स्टार्टिंग कन्वर्सेशन ऑन लिबर्टी और द सिंबल्स ऑफ लिबर्टी, क्या वो, ये मुझे लगता है उसका सवाल ये ज्यादा समझने में था, या और बहुत सारे हमारे साथी ये भी समझना चाहते होंगे कि क्या इस तरह की कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले की प्रक्रिया क्या होती, बच्चों के साथ दोस्ती बनाने की या कई दफा उनसे मुलाकात की, वो प्रोसेस पे थोड़ा शायद मुझे लगता है जानना और चाहते होंगे कि क्या कितने दफे आप गए होंगे और क्या किया होगा जिससे ये दोस्ती बनी होगी जब आप आजादी पर बातचीत शुरू कर सके. तो ये डिपेंड करता है. आई डोंट ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर, नहीं होता है. तो अगर नहीं है तब भी आई फील दैट इनिशियल थिंग, मुझे लगता है मोर देन टाइम इट इज अबाउट अप्रोच. अगर आप जा रहे हैं विद दिस वेरी टीचर टाइप ऑफ अप्रोच तो आपको नहीं मिलेगा. आपको जाना है इस तरह से एंड विद एन ओपननेस, और समझ उनको बताना है कि ये मैं ये सब सोच रही हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ और हम साथ ये हमें करना है, क्या आप राजी हैं करने के लिए. एंड ऑफ कोर्स बिफोर दैट मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी कुछ एक्सरसाइजेस, कभी कभी मतलब मैं थिएटर का मेरा मतलब कुछ ज्यादा है नहीं एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ गेम्स के हैं, थिएटर गेम्स, जहां से यू नो वी कैन ड्रॉ सम थिंग्स फ्रॉम दैट. तो एक ऑल्सो बिकॉज जब ग्रुप फॉर्मेशन होता है तो ये भी होता है कि सब बच्चे एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो कुछ गेम्स जिससे जैसे यू नो दैट चाइनीज विस्पर वाला गेम, वो खेलना, समथिंग दैट विल लाइक ईज इट अप.
कुछ इंट्रोडक्शन के जैसे गेम होते हैं कि जिसमें आप खुद को ना इंट्रोड्यूस करें, बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें कि वो एक अपने नेबर को से बात करके अपने नेबर को इंट्रोड्यूस करें। तो कुछ एक दो ऐसे गेम्स जिससे थोड़ा सा एक ग्रुप में एक थोड़ा सा एक लूजनेस आता है, जैसे एक दूसरे के साथ थोड़ा सा खेल, बिकॉज आई फील आर्ट का एक very important part of the process is playfulness. So to create that place for play, that's very very important. और ये मुझे लगता है कि it's an approach thing. This is also part of the approach. कि it cannot be like you have to have a little bit of flexibility के आप कुछ सोच के गए, and वो सोच के जाना, वो preparation जरूरी है कि आपके क्या steps हो सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होना कि कोई चीज नहीं काम कर रही है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, वो बदल कैसे सकती हूँ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो आई थिंक of course you have to think about all of those things, and before you come to talking about liberty, हम क्या बात कर रहे हैं कि अच्छा मैं अपने बारे में कुछ आपको बताऊंगी तो क्या मैं बताऊं, कैन वी प्ले अ गेम टुगेदर. फिर उसके बाद जब थोड़ा सा एक कोहेसिवनेस बन गया है, then we start to talk about what जो मुद्दा है. I don't know if that helps. जी जी शिवानी, समीना बिल्कुल सही. ये थोड़ा सवाल को और ज्यादा एड्रेस कर पाई ये बात जो है आपकी. तो अगर और कोई साथी कुछ सवाल रखना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम समीना जी से आगे जो अपना एक प्रोजेक्ट के बारे में और इंट्रोड्यूस करना चाहती थी वो हम स्टार्ट कर सकते हैं. समीना, Shall I go ahead? श्योर श्योर श्योर. We can talk more after that. Yeah. राइट. Yeah. Then. Okay. So this is a project. It's an ongoing project. अभी भी मैं कर रही हूँ. This is our 3rd year. एक सेंटर है दिल्ली में, एक जगह है खिड़की एक्सटेंशन. तो वो एक it's one of those urban villages. तो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत दिक्कतें हैं, गलियां हैं छोटी छोटी, पानी बिजली की प्रॉब्लम्स है ये सब, लेकिन वो एक ऐसा स्पेस भी हो गया है जहाँ पे जो दिल्ली में बाहर के लोग आते हैं वो वहां पे जाते हैं, रेंट्स आर चीप एंड ऑल दैट. तो वहाँ एक इट इज ऑल्सो अ हब फॉर द अफगान रेफ्यूजी कम्युनिटी. और जगह के भी लोग आते हैं वहाँ, लेकिन अफगान रेफ्यूजी कम्युनिटी इज मेनी ऑफ देम देयर. तो वहाँ पे एक सेंटर खोला गया है. जब तालिबान अफगानिस्तान में वापस आ गए थे तो जो मैक्स मिलर भवन का एक सेंटर था काबुल में, द गोटे इंस्टीट्यूट जो जगह जगह है, तो वहां पे उन्हें वो बंद करना पड़ा. तो जब वो वहां बंद हुआ तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाइक अ काबुल एन एग्जाइल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एक सेंटर खोला जिसका नाम है सिमुग सेंटर. तो जब उन्होंने वो खोला, दे आस्क्ड मी टू कम एंड डू सम वर्क. इट बेसिकली इज अ सेंटर जहाँ पे कम्युनिटी के लोग आ सकते हैं. दे रन बुक क्लब, दे हैव इवेंट्स, यूथ के लिए कुछ कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, थिएटर और ये सब. पॉडकास्ट भी शायद उन्होंने बनाया है यूथ ने. और बच्चों के लिए दे वांटेड कि वहां पे कुछ बच्चों के साथ भी काम हो. So the first year that I went in, so it's basically मैं काम करती हूँ 9 से 15 की एज ग्रुप में बच्चे होते हैं. तो पहले साल जो मैं गई तो मैं एक महीने में एक बार जाती हूँ, और हमने पहले साल में एक पैकेज ऑफ फिल्म्स मैंने क्यूरेट किया था जो अलग अलग कंट्रीज की फिल्में थी. तो वो अलग अलग ज़बान में थी, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि इस तरह की फिल्में हों जो विजुअली ज्यादा कम्युनिकेट करती हैं, ताकि लैंग्वेज इज नॉट सच एन इशू. क्योंकि बच्चे कुछ सीख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश जानते हैं कुछ, लेकिन कुछ हैं जो जिनका मतलब फ्लुएंसी नहीं है इतनी. सो सबटाइटल भी पढ़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. सो मैंने ऐसी फिल्म्स क्यूरेट की थी, और हर महीने एक फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद जो फिल्म में आइडियाज थे उसके बारे में हम डिस्कशन करते थे, और डिस्कशन के बाद एक आर्ट एक्टिविटी. तो उसमें पेंट, कोलाज, sometimes writing also with a little bit of help. And I would always say कि आप हिंदी, दारी, इंग्लिश जिसमें आप लिखना चाहें आप लिखिए, and we will
figure it out. Or one of the sad things is that they are also losing Dari, the ability to write in Dari, you know. So that is, anyway, that's an aside. So it's a language is a real problem. And that's why also the visual, I think, works a lot. So isme, and after we did that, we found that the artwork was quite beautiful. ये जो image है आप देख रहे हैं, that is also one of the children's artwork. तो हमने एक exhibition बनाया था called The Incredible Child. I'll show you something this is from our first year's project. This is one of the first exercise that I did with them. एक film मैंने दिखाई थी, जिसका नाम, it's a film from Hungary. I like life a lot. ये movie पे थी और मैंने वो दिखाई थी क्योंकि it was with a group of Roma children, जिसको you know, they were used to be called Gypsy, the community, but we don't use that term anymore. So this group of children, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, that was also very hard. Just आपने जैसे share किया था ना, they also were suffering from, like, you know, families with alcoholism, domestic violence, those kinds of things. And this filmmaker had gone there. It's a very old film, and कुछ project किया था, and वो बच्चों का जो artwork था, उससे वो film बनाई थी. तो वो film मैंने दिखाई और उसके बाद हमने उसके बारे में चर्चा की, उन बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में. मैंने ये because again these are children, इनके जो अपने experience हैं उसमें मैंने कभी probe नहीं किया है, because some of them have had very hard journeys coming here. They've lost family members. Some have come with less difficulty, but I have not probed that, and I've allowed for the art space to be something where that experience comes on its own organically, rather than me asking them, what is it like to be a refugee? So I have not asked that question at all. I've asked questions related to things that have come up in the film. तो हमने उन बच्चों के रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात किया. फिर मैंने सिर्फ पूछा कि क्या आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपने भी महसूस की हैं, एक्सपीरियंस किया है, कुछ किसी को देखा है. And some things would come up, some kind of, like, you know, shared things about bullying, for example, in school, that type of thing. फिर हमने एक ये एक्सरसाइज किया था, which is a very simple exercise. मैंने कहा आप सब एक सेंटेंस लिखेंगे एक अपने विशेस के बारे में कि क्या आप अपने लिए सोचते हैं, you know. So often I do this in Hindi with Kash, and in English I wish. तो उसमें I said it can be anything that you want to be, anything that you want to have. कोई ऐसी जगह जहां आप जाना चाहते हो, कोई ऐसी चीज जो आप बनना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है. और फिर सब बच्चों का एक एक जो सेंटेंस होता है उसको हम मिल के एक कलेक्टिव एक पोएम बनाते हैं. और मैं बस उसको ज्वाइन कर देती हूँ और फिर लास्ट में ये एक लास्ट लाइन, आई विश दीज विशेस वुड कम ट्रू. तो जब हम वो ज्वाइन करते हैं, and then I read it out to them, and then I say, what does it feel like? And then they themselves say, oh, it's become a poem. So if you see in this, you'll see that I just do some basic grouping. So if you see isme hai, I'll just read it out. I wish I was a doctor, a footballer, a businessman. I wish. I wish I was a teacher, a lawyer, a boxer. I wish. So these are things that they want to be. I wish that I had a remote controlled car, that I could build a house for my mother and my father, that I could go to Turkey. I wish. I wish I could talk in any language. I wish I was king of Afghanistan. I wish I was king of the world. I wish. I wish I will always have my family. I wish I could go back to Afghanistan. I wish for freedom in Afghanistan. I wish these wishes would come true. I didn't ask them about Afghanistan, but how it came into the poem on its own, because if you ask them to think about themselves, to think of their everyday life, usse obviously some of this stuff will come. So that's what I mean about it being kind of open-ended. तो आप prompt ऐसा दें जिसमें बहुत सी possibilities हों. तो आपको ये भी मिलेगा डॉक्टर, फुटबॉलर, बिजनेसमैन, पर आपको ये भी मिलेगा I wish I was the king of Afghanistan. I wish I could go back to Afghanistan. You will get that because आप उनको कह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए.
I will share in one example from the second year. So in the second year, I decided to call a friend of mine who works with waste material to make dolls. तो वो दिल्ली में नहीं है, तो हमने ऑनलाइन उनके साथ वर्कशॉप की थी 3 सेशन, और उसके बाद मैंने बच्चों से कहा था कि आप अपने लाइक जैसे सेल्फ पोर्ट्रेट डॉल बनाइए। हाँ, तो अलग अलग चीजों से बनाया था। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, आई होप यू कैन सी कि उसने बहुत मतलब एक शी हैड टेकन एन आइसक्रीम स्टिक और कुछ कपड़ा और कुछ धागा, वी हैड गिवन देम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल। तो उसने अपना एक ये सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था। सो हर बच्चे से फिर जब डॉल बन गई थी तो फिर मैंने कहा कि आप एक खिड़की में, क्योंकि आप लोग सब खिड़की में रहते हैं, तो कोई एक जगह चुनिए और उसके बाद वहां पे सोचिए कि इस डॉल के साथ कुछ हो रहा है, वो क्या हो रहा है और आगे फिर क्या होगा। जस्ट दिस सिंपल थिंग। और फिर हमने उसके साथ छोटी सी कहानी बनाई थी। कुछ बच्चों ने पूरा अपने आप लिखा, कुछ के साथ थोड़ा सा हमें बैठ के बातचीत करके वो कहानी पूरी बनानी पड़ी थी। जैसे सवाल मैं करती थी कि अच्छा क्या चुना आपने, ये जगह क्यों चुनी है, तो इसमें क्या होगा, ये उस तरह से फिर 5-6 लाइनों की एक कहानी थी। इस वाली में ये जो एक उसने एक्सरसाइज किया था, एक फिल्म जो पहले साल में मैंने एक फिल्म दिखाई थी जू, वो YouTube पे है, एक डच फिल्म है जिसमें इट्स जस्ट अ शॉर्ट फिल्म। बच्चे फैमिलीज जाते हैं जू में और शुरू में ऐसे लगता है कि वो लोग जानवरों को देख रहे हैं, और फिर जिस तरह से फिल्म बनाई है उसका नजरिया एकदम पलट जाता है और लगता है कि जैसे जू में इंसान है और जानवर देख रहे हैं। सो इट्स अ रियली फनी शॉर्ट फिल्म। तो ये उसको याद थी वो कहानी, उसने एक आर्ट वर्क बनाया था उसके बारे में, और फिर सारा ने अपनी डॉल के साथ वही कहानी लिखी पूरी, एंड आई विल जस्ट शेयर दैट विथ यू। तो उसने लिखा, उसके बाद हाँ, तो फिर जो कहानी बना ली उन्होंने, फिर हम उनके डॉल को लेके हम उस जगह गए खिड़की में जहां पे उन्होंने कहानी सेट की थी, और हमने फोटोज ली और हर बच्चे के लिए फिर हमने एक छोटा सा पोस्टर सा बनाया और एक वो जीन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस वाज अ स्मॉल फोल्डेड काइंड ऑफ जीन वी हैड मेड। तो उसकी कहानी ये थी, मैं खिड़की 5 साल पहले आई काबुल से। मुझे खिड़की में रहना अच्छा लगता है। यहाँ एक सेंटर है, सिमुक सेंटर, हम वहाँ जाते हैं और खेलते हैं, पिक्चर देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जब वहां जाती हूँ, जब मैं सड़क पे चलती हूँ, तो मुझे बहुत से आदमी दिखते हैं चाय की दुकान पे, और ऐसा लगता है कि उनके पास कोई काम नहीं है, वो वहां पे बैठे रहते हैं गली में, सिगरेट पीते होते हैं, लोगों को देखते हैं, चाय पीते हैं। एक दिन जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि वो मेरी तरफ देख रहे थे, तो मुझे सबसे पहले तो आई फेल्ट शाय, तो मुझे लगा कि मैं कैसे चलूं। देन आई फेल्ट अ बिट अनकंफर्टेबल, मुझे लगा क्या वो मुझे इस तरह देख रहे हैं कि मैं लड़की हूँ, क्या इसलिए देख रहे हैं कि मैं दूसरों से अलग दिखती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि क्या कुछ मेरे कपड़ों में कुछ खराब था, या कुछ गड़बड़ था, या मेरे बाल कुछ ऐसे हो रहे थे। वो मुझे देखते रहे, फिर मुझ में एक गुस्सा आया कि वो क्यों मुझे देख रहे हैं। हमेशा आदमी होते हैं, कभी औरतें नहीं होती। दिस वॉज हर स्टोरी एंड हर एक्सपीरियंस ऑफ जस्ट वॉकिंग इन द स्ट्रीट। तो मुझे लगा कि as a response she has responded to that idea in the film of looking, क्योंकि वो जब मैंने फिल्म वो दिखाई थी तो हमने इस पे बात की थी कि कब हमें लगता है कि हम पर नजर है, कब वो नजर अच्छी लगती है, कब वो नजर अच्छी नहीं लगती है। तो ये हमारी चर्चा रही थी, और उसमें से निकल के फिर ये उसका काम निकल के आया। एंड आई फाउंड दैट रियली क्वाइट अ वेरी layered way of understanding her own experience of living in this space, जिसमें हमें उसका और लोगों से अलग होना वो भी दिखता है, उसके अंदर जो भी भावनाएं उठ रही हैं वो भी दिखता है, और ये भी हमें दिख रहा है कि वो ये कैसे इसके बारे में सोच रही है कि
आदमी के पास टाइम क्यों है इतना बैठ के ये सब करने के लिए, औरतों के पास क्यों नहीं टाइम है, औरतों को हम ऐसे क्यों नहीं देखते हैं सड़क पे। तो कितनी सारी चीजें उसकी एक छोटी सी कहानी में आई। एक लास्ट एग्जांपल दूंगी मैं। मैंने फिल्म दिखाई थी पहले साल में, एक पैलेस्टीनियन फिल्म है जिसका नाम है द प्रेजेंट। तो वो दिखा के हमने बॉर्डर्स के बारे में चर्चा किया था। Again, I did not ask them about being refugees, but we spoke of the idea of borders as an idea कि हमने कब ये एक्सपीरियंस किया है बॉर्डर, और हमने कब एक्सपीरियंस किया है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो अपने आप उस डिस्कशन में बहुत से एग्जांपल्स आए, जैसे कि स्कूल में मैंने एक्सपीरियंस किया है जब मुझे झिझक होती है टीचर से बात करने की। कोरोना के दौरान मैंने एक्सपीरियंस किया है जब मैं पार्क नहीं जा पा रहा था। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मैंने बॉर्डर एक्सपीरियंस किया है जब मुझे कहा जाता है कि रात में घर के बाहर ना जाओ। मैंने बॉर्डर एक्सपीरियंस किया है जब मैं अपनी नानी से बात करती हूँ जो अफगानिस्तान में है और मैं यहाँ हूँ। मैंने बॉर्डर एक्सपीरियंस किया है जब हम अफगानिस्तान को छोड़ के हिंदुस्तान आए थे। तो ये सारी चीजें अपने आप निकल के आई और उन्होंने ये आर्ट वर्क बनाया था। In response to that, one of the things that I spoke about earlier was that I feel the process of working with children in art is also about हम एक साथ, मतलब मिल के हम कुछ सीख रहे हैं, मिल के हम कुछ हम प्रोसेस पे फोकस करें, नॉट सो मच ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। और उस प्रोसेस में जो अडल्ट होता है, लर्निंग अडल्ट के लिए भी है। And so I just wanted to, do we have time? I'll just share, shall I share that? I'll just share it very, very quickly. In response to that exercise, बहुत महीनों बाद, क्योंकि वो मेरे अंदर रहा था, तो मैंने एक्चुअली एक टेक्स्ट लिखा है जो एक्चुअली अब एक किताब बन रही है, एक तारा एक किताब बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था। एक छोटी सी पोएम लिखी थी मैंने, और वो साइकिल में एक्चुअली पब्लिश हुई है, and now it's being worked in as a picture book. तो मैं बहुत जल्दी से आप देखेंगे कि जो बच्चों का ये था आर्ट वर्क, ये आपने देखा है, और फिर ये मेरा टेक्स्ट है। ये ऑफ कोर्स ये ट्रांसलेशन है शशि जी का, शशि सब लोग का, पर मैं जल्दी से ये पढ़ देती हूँ। देखो तो इस लकीर को, खींचोगे तो ये खींचती चली जाएगी, सीधी चली जाएगी या घूमती जाएगी, जमीन पर, हवाओं पर, ये कहीं भी हो सकती है, अंतरिक्ष तक में। कभी ये होती तो है पर नजर नहीं आती, जैसे वो लकीर जिसे पार कर हम अफगानिस्तान से भारत चले आए थे। जैसे वो फरमान था कि अब भारतीय विमान पाकिस्तानी हवाई सीमा से उड़ नहीं सकते। जैसे टीचर के पास जाना चाहते हुए भी एक डर मुझे रोक लेता है। जैसे क्लास मॉनिटर मुझे पानी पीने जाने से रोक लेता है। जैसे क्लास में हुए झगड़े के बाद मेरा भाई स्कूल जाने से मना करता है, क्योंकि लड़के उसे अफगानिस्तान वापस जाने को कहते हैं। कभी कभी लकीर बदल जाती है, जैसे कोविड में पार्क के गेट पर पड़ा ताला, या स्कूल लेट पहुंचने पर गार्ड का अंदर ना आने देना, या हमारे परिवार का रेफ्यूजी ऑफिस जाना और दरवाजे का हमारे लिए न खुलना, हमारा बार बार जाना। बाबा जान कहते हैं कि मेरे और बाहर के बीच की लकीर रात में मुझे बचाने के लिए है। बीबी जान कहती हैं कि वो इस लकीर को पार कर मुझे गले लगाना चाहती हैं जब हम काबुल में उनसे वीडियो कॉल करते हैं। इन लकीरों से मुझे नफरत है। कभी लगता है कि मैं खुद में ही इन लकीरों को लादे हुए हूँ। वो बांधती हैं, कुचलती हैं, दुबाती हैं मुझे। पर कभी लगता है मैं इन्हें फांद सकती हूँ, इन पर सवार हो सकती हूँ, उड़कर इन सारी लकीरों के पार जा सकती हूँ, और जो हूँ, जैसी हूँ, वैसे ही रह सकती हूँ। सो आई फील दैट उनके आर्ट वर्क से, उनके साथ चर्चा करके मेरा एज अ प्रैक्टिशनर ये रिस्पॉन्स उसमें से निकल के आता है, जो द आइडिया ऑफ बॉर्डर्स फॉर मी वो बदल जाता, मतलब एक nuanced and complex way I have been able to understand that everyday experience of borders and that larger abstract experience of
borders. So I think I will just stop. There was one last slide, which I think is something we've been talking about. We can speak in the discussion. ये अपने आप आ ही जाएगा. So जी, I will stop with that, and I'm happy to take questions. थैंक यू समीना। इस तरफ आते हुए ये जो बात आपने लकीरों के संदर्भ में की, ये कितनी व्यापक भी है। ना सिर्फ जो है दो मुल्कों की लकीरों की बस बात नहीं है, दो मुल्कों के बीच की लकीरों की बात है, बल्कि इस पूरे सामाजिक ताने बाने में कितनी तरह की लकीरों से हम सब घिरे हुए हैं। तो ये एक बिल्कुल एक आई ओपनिंग चीज है, जिसको हमारे लाइब्रेरी प्रैक्टिशनर बच्चों के साथ में अलग अलग ढंग से अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। जी, तो अब हम जल्दी से थोड़ा कुछ सवाल लेना चाहेंगे, जो भी इस बात को और समझना चाहते हैं अपने काम के संदर्भ में, प्लीज जो है सवाल रखें अपने। मुझे लगता है ये जो आखिरी में आपने पढ़ा ना, ये सब स्पीचलेस हो गए इसके बाद एकदम। तो शशि जी ने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन बहुत किया. सुंदर बहुत ही ट्रांसलेशन, सुंदर है। बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है। हम इंतजार कर रहे हैं कब तक किताब ये आ जाएगी। पता नहीं, बन रही है. राइट, हमने उस पे काम हो रहा है. साइकिल में वो तो पढ़ तो लिया, लेकिन हाँ, किताब साइकिल में तो हो गई है, बट किताब बाइलिंगुअल होगी. जी, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ होगा टेक्स्ट. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। I think this is the thing, जो हम बात कर रहे थे, that about process or approach, So for me, like this example, this poem, that actually it's an example of that. कि अगर हमारे as an adult we go in with openness, तो हमें जो सीखने को मिलता है उससे हमारा अपना practice actually impact होता है, So that approach is very important. इसमें like it's not so much about like step 1, step 2, step 3, but it is thinking about approach. कि आप अपना आप क्यों इस काम में जुड़े हैं, आप अपने से ना सवाल करना बहुत important है, मुझे लगता है प्रोसेस में. बिल्कुल बिल्कुल। तो समीना, एक छोटा सा मेरा सवाल था कि जब इस तरह के रिस्पॉन्सेज हम इनवाइट करते हैं या प्रॉम्प्ट देते हैं, और बच्चे किसी भी माध्यम से अपने एक्सप्रेशन इस तरह से रखते हैं, उस समय क्या बीइंग अ फैसिलिटेटर आप भी अपने रिस्पॉन्सेज बच्चों के साथ शेयर करती हैं? आप भी कुछ क्रिएट कर रही होती हैं? आप भी कुछ चित्र बना रही होती हैं क्या? कभी कभी इट्स नॉट लाइक मैं यूनिफॉर्मली नहीं करती हूँ. कभी कभी करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ. जो ऑफन जो सिंगल लाइन चीजें होती हैं ना, उसमें ज्यादा करती हूँ, उसमें आसानी होती है, टाइम होता है. लेकिन जब मोर कॉम्प्लेक्स थिंग या आर्टवर्क होता है, सो देन आई हैव टू समटाइम्स गो ना हर बच्चे के साथ थोड़ा थोड़ा बात करके, तो उसमें उतना टाइम नहीं होता है, तो नहीं करती हूँ. पर शमीना, आप इसको कितना जरूरी मानती हैं कि जब इस तरह के प्रॉम्प्ट से बच्चों के इस तरह के पर्सनल रिस्पॉन्सेज हम इनवाइट कर रहे होते हैं, तब एक फैसिलिटेटर को भी उसी तरह से अपने रिस्पॉन्सेज शेयर करना, वो कितना जरूरी मानती हैं आप इस बात? आई थिंक वो जो हम रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं ग्रुप के साथ ना, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जी जी. सो अगर मैं आर्टवर्क में ना करूं, लेकिन मैं बातचीत में हमेशा वो बताती हूँ कि मुझे क्या लगता है, मेरे साथ कब कैसा हुआ. तो ये एक जो मैं उसकी बात कर रही थी ना, पावर रिलेशनशिप की, उसको थोड़ा सा एक टू ट्राई टू मिनिमाइज दैट अ लिटिल बिट, जितना आप अपने बारे में शेयर करके इन दैट सेम वे. एंड कभी ये होता है कि जब मैं बच्ची थी तो मेरे साथ ये हुआ, that personal experience, या मुझे अभी भी ऐसा होता है, I feel that's very important. So again, it's approach, अगर हम जाएं एक क्यूरियोसिटी को लेके हम जाएं कि हम नए लोगों से मिल रहे हैं और एक नई हम दोस्ती बनाना चाहते हैं, तो हम किस तरह से वो बनाते हैं? एक्सचेंज होता है ना, इट्स नेवर वन वे. तो वो एक्सचेंज के लिए स्पेस बनाना,
if we go thinking about these things, then we will create that space, and then to treat children with respect. बच्चे हैं लेकिन वो इंसान हैं. So it is not that we know everything and they know nothing, that to give them that respect, to give them that respect their privacy in the same way that we would for an adult. Right. ये सारी चीजें, I think these are preparatory things for us to think about. Right. और शायद इसीलिए हम co-creation भी कहते भी इसलिए है. Exactly. Yeah. कुछ सवाल है इसमें? मुझे कुछ पूछना था, मैं पूछूं? जी. मतलब आपके थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन में मैं बहुत इस तरीके से सोच रही हूँ कि जब एक बच्चा आर्ट या अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है थ्रू आर्ट, बहुत बार मेरे केस में ऐसे होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं अटक जाता है कि एग्जैक्टली करना क्या है. सो अगर आपके साथ ये होता है, और आप जब अभी बोल रहे थे अनिल जी से बात करते वक्त कि आप बच्चों के साथ थोड़ी थोड़ी देर में बातें करते हो, तो वो प्रॉम्प्ट्स, मैं थोड़ा सा स्कैटर्ड बात कर रही हूँ समीना एक्चुअली, बट मैं वापस मैं इस तरीके से पूछना चाह रही थी कि जब बच्चा कहीं अटक जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर वो उस तरीके से नहीं सोच पाता है, तो वहां पे आप क्या करते हैं जो प्रॉम्प्ट आपने दिया है, एंड स्टिल द चाइल्ड इज अनेबल टू अंडरस्टैंड और इज अनेबल टू एक्सप्रेस, सो व्हाट डू यू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? I mean, it will really depend on what it is that you're doing, but often I'll talk and say, like, why are you feeling stuck? Like, okay, what are you thinking about? Are you thinking, if you're thinking, like, let's just take the example of Azadi, okay? So Azadi mein, are you thinking about school? तो स्कूल में कब आपको आजादी महसूस होती है? I'll try to talk about it like that. I might sometimes, if some other child has shared an example or कुछ वो कर रहे हैं, I might draw attention to that and say, okay, if this is, something that does that resonate with you, and if it resonates with you, in what context has it resonated with you? I might think of an example myself and say कि जैसे कि मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? It's hard to, I mean, again, I will say it's not about very, structured steps. I think it's more about approach and thinking, and really, like, how are you engaging with the child? The purpose is not to get the child to extract something from the child. The purpose is to create that interactive process and a relationship. So it's more about thinking about how it really is like how would you meet a new person, and how would you have a conversation with that person? Would you be thinking so much about that? Maybe not. Maybe it would be a little bit more organic, so that but individually sometimes बात करना जरूरी हो जाता है, because कुछ बच्चों को लगता है कि मुझे नहीं मालूम, and then, like I said, that writing things in a kind of like a chart or something which is available, often when children get stuck, to draw their attention to that and say, okay, you can take from that, or you look at that and उसमें से पढ़ के आपको कुछ और idea आ जाए. You don't have to limit yourself to that. You can also draw from that. That is a pool. So if you feel stuck, look at somebody else's examples from that and see. And it's okay to draw from that pool, because it's not like we are not focusing on authenticity. No, we are focusing on what the child chooses. And if the child wants to choose to draw upon somebody else's example, even in that choosing, there is a question. No, why are you choosing that and not that? So I feel that is the key thing. Great. I mean, this is going to help me a lot. I'm glad to hear that. Thank you. Because जब मैं अभी हाँ जी ख्याति, आप बोलिए, क्या कह रही थी? मैं मतलब इस साल में ना थोड़ा, मैं जिन बच्चों के साथ काम कर रही थी और मैंने जो प्रोजेक्ट लिया था, तो बहुत दफा मैं बहुत अटक जाती थी कि मैं जब बोलती थी एक प्रॉम्प्ट दिया और उनको एक्सप्रेस करने के लिए स्पेस दिया, तो वे बहुत अटकते थे और उनको कॉम्प्रिहेंड नहीं हो पाता था. तो मुझे शायद अब थोड़ा और क्लैरिटी
चाहिए कि मैं किस तरीके से, जैसे उन्होंने बोला कि छोटे छोटे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स देना, तो शायद मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। एक चीज और कहूंगी कि जब हम पर्टिकुलरली बिकॉज वर्कशॉप स्पेस में ना टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है ना, तो आई थिंक एक बच्चों के लिए आई विल से दैट ओपननेस एंड नॉट बाइंडिंग देम इनटू सम very constrained thing is important, especially for artistic work and creative expression. I think also it's important to have some boundary, because otherwise it's too open and then like they can go everywhere, so you have to find that balance, particularly in a kind of workshop space, because we are time bound and all that. So you have to create some parameter, लेकिन वो इतना बंधा हुआ ना हो, लेकिन इतना भी ना हो कि एकदम सब चीज खुला हुआ है. So creating के like sometimes when I do writing workshops, then I'll say कि अच्छा आप एक पैराग्राफ लिखेंगे and उस पैराग्राफ में there should be one metaphor, one something, इस तरह से to give them like some guidelines. It becomes like a very broad kind of framework. So creating prompts that work like that allow openness, but yet create some kind of a parameter within which they are open, that. राइट समीना। और मुझे ये भी लगता है कि कई बार शायद ये बहुत संभव है कि वन गो में शायद ये ना भी हो पाए, है ना, क्योंकि मकसद हमारा कोई फाइनल प्रोडक्ट निकालना नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है, इनिशिएशन है, फैसिलिटेशन है, थोड़ा उसके अराउंड सोचना शुरू हो सकता है नेक्स्ट विजिट में शायद कुछ और चीजें हो, या दूसरे बच्चे किसी बच्चे की मदद कर पाए, तब शायद संभव हो पाए। अगर और कोई सवाल है, एक दो सवाल हम ले सकते हैं। टाइम लगभग हमने समीना जी से जो रिक्वेस्ट किया था उन्होंने पूरा समय उतना दिया हमें, तो एक दो सवाल और हम लेकर हम इसे बाइंड अप करेंगे बातचीत को। पूनम शर्मा लिख रही हैं कि शुक्रिया कि आपके अनुभव से उन्हें बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करना और उसमें उनके एक्सप्रेशंस को निकालना वो मददगार रहेगा उनके लिए। थैंक यू पूनम, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग दिस। राइट, ठीक है। शिवानी प्लीज, योर चांस, ओवर टू यू। तो बस अंत में तो बहुत सारा शुक्रिया आपका समीना। इतने सारे मतलब मुझे लगता है आज का वेबिनार सबके लिए, जितने भी लोग आए हैं और जो बाद में कुछ लोग नहीं जुड़ पाए लेकिन शायद रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनको बहुत सारे आइडियाज भी मिले होंगे और बहुत सारा उनको रिफ्लेक्ट करने का मौका भी मिला होगा कि कब कब उन्होंने कैसे कैसे काम किया और क्या चीजें जो है वो थोड़ा और फर्क कर सकते थे या उसमें और कुछ जोड़ सकते थे। तो ये बहुत ही मतलब जितने भी मुद्दों पे आप बात करती हैं की है आपने अभी तक अपने प्रोजेक्ट्स में, वो जिस तरह की थीम्स हैं या जो संवैधानिक मूल्यों की बात आपने की, वो बहुत मतलब बहुत आसान नहीं है उन पे बात करना, और बच्चों से उन पे कुछ उनके एक्सप्रेशंस या उनकी अभिव्यक्ति जो है वो मिल पाना भी उतना आसान नहीं है। लेकिन कभी बातचीत के माध्यम से, कभी फिल्मों के माध्यम से ये अपने प्रॉम्प्ट्स जो दिए उनको, ये बहुत ही मेरे को लगता है एक लर्निंग है हम सबके लिए भी, नई चीज भी है। और आई थिंक बहुत बढ़िया रहा आज का वेबिनार। मुझे लगता है सभी लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे, और आगे भी अगर कुछ भी लोगों के सवाल हो आपसे या कुछ बातें जो बाद में वो शेयर करना चाहें, तो जरूर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपका जो वो वेबसाइट है वो अगर यहाँ चैट में शेयर कर दे। हाँ, आई थिंक आपकी लास्ट वाली स्लाइड पे कुछ डिटेल्स भी है ना, तो वो भी दिखा सकते। वो मैजिक की का है, ठीक है। मैं हम हिंदुस्तानी का मैं यहाँ डालती हूँ, हम-हिंदुस्तानी.in, ये
एज छोटा होना चाहिए। दैट्स द हम हिंदुस्तानी वेबसाइट। जी जी और इंस्टाग्राम पे द मैजिक की सेंटर करके एक है हैंडल, उस पे आप देखेंगे, उस पे मैं हर हफ्ते एक पोस्ट होता है कुछ ना कुछ रिलेटेड टू चिल्ड्रन आर्ट्स एजुकेशन, बढ़िया तो उसको भी प्लीज फॉलो कीजिए। जी वी जी। तो मैं अपने पार्टिसिपेंट को कैन टॉक ऑन हाँ दैट। जी ये बता देना चाहता हूँ कि द मैजिक की फॉर द आर्ट्स एंड चाइल्डहुड एक रिसोर्स सेंटर है, जिसमें बच्चों और बड़ों के लिए तमाम तरह की स्टफ है वहां पर, तो आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं आ, उसको, उसका भी लिंक मैं इसमें डाल देती जी जी हूँ, बट प्लीज प्लीज। इंस्टाग्राम, वैसे वो हम फेसबुक है, बट बेसिकली इंस्टाग्राम इज मेनली द थिंग। हम ग्रुप्स में भी इसको शेयर कर देंगे आगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीना, और आप बाकी सबका भी बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और इतनी धैर्य से पूरी बात सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सोचने को भी अब मिला होगा आगे। थैंक यू। तो साथियों ये Thank you so much, जी जी particularly for organizing and making place for this. राइट राइट। तो हम ये सिलसिला चलता रहेगा वेबिनार श्रृंखला का, समीना और आप सभी प्रतिभागियों के लिए कि ये 10वीं कड़ी थी जब पराग और एलईसी एलुमनाई हिंदी के हमारे साथी मिलकर ये तय करते हैं कि क्या विषय हम चुने और किस पर हम जानना समझना चाहते हैं। तो अगले मतलब 2 महीने के अंतराल से हम ये करते हैं, तो 2 महीने बाद फिर हम एक नए विषय के साथ और एक नए स्पीकर और प्रैक्टिशनर के साथ हम एक विषय में मिलेंगे फिर। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार। All right. All the best. Bye bye. थैंक यू थैंक यू।